हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। इससे कोई भी क्वेश्चन बने उसे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। इसकी व्याख्या है ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में प्रगति से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीन कुरियन हैं। इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर होगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। इसकी व्याख्या है कृषि का वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो उसे मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरती। इसकी व्याख्या है भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1960। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधमपुर जिले उत्तराखंड भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं की चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर होगा आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके। इसकी व्याख्या है पशुओं के चारों की गुणवत्ता में वृद्धि एवं इसके पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो इसका आंसर होगा केवल रबी। इसकी व्याख्या है शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, चूँकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भेड़ पालन। इसकी व्याख्या है बार बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे गतिविधियां भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ें मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दूसरा, तिल उत्तरी भारत के खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। तो इसका आंसर दोनों होगा। इसकी व्याख्या है मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत के में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तिल उत्तर भारत के खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रहण सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत के अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14%। इसकी व्याख्या है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता निश्चित की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। इसकी व्याख्या है, रबर अमेजन बेसिन ब्राज़ील में जंगली रूप में उगने वाले हेबिया ब्राज़िलियसिस वृक्ष के दूध को जमा कर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष 1876 में पारा में भारत में लाए गए और 1895 ईस्वी में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका, यानी कि सी ऑप्शन। कि हम लोग व्याख्या देखें, भारत में कहवा की दो प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथियोपिया देश का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा दोनों, यानी कि मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। दूसरा, ज्वार बाजरा और रागी भारत के उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इसकी व्याख्या है, ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण में रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो गेहूँ। इसकी व्याख्या है, खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि सब, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती है। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली में है। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार और फसल संरक्षण पर कार्य करता है। अगर बिहार में पूछे तो ये हाजीपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो उड़ीसा नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखिए, छोटी इलायची के मुख्य उत्पादन राज्य केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है, जबकि बड़ी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार उड़ीसा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? समान तापमान और सामान्य वर्षा। इसकी व्याख्या है, गेहूं के उगते समय ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड समांतर तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो कहलाता है प्रकंद। इसकी व्याख्या है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य का संग्रहण करता हुआ प्रगंध राइजोम कहलाता है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। इसकी व्याख्या है, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं, जब इसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? तो ये मक्का है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, वर्षा ऋतु मक्का एक प्रमुख नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु के फसल और उड़द शुष्क जलवायु के फसल है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये रबी कहलाती हैं। इसकी व्याख्या है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती है। ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, मसूर, सरसों आदि की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ये मालाबार तट है। इसकी व्याख्या है, मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है।
नारियल, चावल, सुपारी, केला और गरम मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगने से है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसम चक्र एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक परंपरा फसलों का उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक से साथ एक भूमि को दो या दो से अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अभिप्राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन बनता है। इसकी व्याख्या है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही, क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर विशेष बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो ये होती है चावल धान की। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। चावल देश की 3/3 आबादी का प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिण भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है, तो ये तिलहन के उत्पादन से है। इसकी व्याख्या है, भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1986 में मानी जाती है। वहीं गोल्डन सुनहरी क्रांति का संबंध फलों शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत की नकदी फसल माना जाता है, तो यह मक्का को माना जाता है। इसकी व्याख्या है, नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसानों द्वारा अपनी आय के लिए पौधे के अर्ध प्रसंस्कृत सेमी प्रोसेस्ड रूप में बाजारों में बेचा जाता है। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफी और तिलहनी फसलों सरसों, मूंगफली, अलसी आदि फसलों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो गेहूं की। इसकी व्याख्या देखिए। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां निम्नलिखित है: लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण और पूसा गौतमी है गेहूं की प्रजाति। नेक्स्ट है, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है स्थानांतर खेती को। इसकी व्याख्या देखें। स्थानांतरितशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती है, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार की कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती है। स्थानीय स्तर पर इसे झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल नहीं है, तो गन्ना। इसकी व्याख्या है, बागती, बगानी, रोपण कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में जाने वाली कृषि है, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगाने के पश्चात कई वर्षों तक उसमें उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कहवा, नारियल, रबर, कोको, गरम मसाले, केला आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों को के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है, तो इसका आंसर होगा 70% से अधिक। इसकी व्याख्या देखें। भारत में फसलों का सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल 70% से अधिक है, जिसमें चावल, गेहूं, मटर आदि चना, मटर आदि फसलें शामिल है। इसके अधिक उत्पादन लेने से कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने में एक बंजर भूमि को खेती को उपयुक्त बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 से 20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, तो इसका आंसर होगा धान की है। 18 से 20 तथा रत्ना चावल धान की प्रमुख किस्में हैं। पूर्वी भारत में 3 प्रकार के चावल की खेती होती: अमन शीतकालीन, ओस शरदकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन से एक फसल श्वेत स्वर्ण के रूप में जानी जाती है, व्हाइट गोल्ड के नाम से? तो ये होगा कपास। इसकी व्याख्या है, कपास एक नकदी फसल है जिसमें रुई तैयार की जाती है। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण के रूप में नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। इसकी व्याख्या है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 को एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फसल चक्र को अपनाने से तो इसका हो जाएगा भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति अपनाया जाता है। इस मृदा क्षरण को भी कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है, चाय का उत्पादन होता है पहाड़ी ढाल पर। इसकी व्याख्या है, चाय के लिए अच्छी जल निकास वाली ढाल युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियां प्रायः पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये होगा कोबाल्ट। इसकी व्याख्या है, राइजोबियम दलहनी फसलों को जड़ों से पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये भूमध्य रेखीय फसल है। इसकी व्याख्या है, रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। भारत में केरल रबर का प्रमुख उत्पादक, संपूर्ण उत्पादन लगभग 90% राज्य है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिवीजन के लिए 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।